हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं और यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इतिहास। दोस्तों, इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग पहुंचे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 के MCQ पर। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का मतलब यह है कि कैसे भारत में अंग्रेज आए और धीरे धीरे प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर प्रशासन करना शुरू किया। तो दोस्तों, इसकी पूरी कहानी हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हो चुका है, सॉल्यूशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज बारी आती है इसके बहुविकल्पी प्रश्न करने की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जाके देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं। आप चाहे तो अपनी मोबाइल में हमारा एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, MB ऐप, वहाँ से भी आप हमारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और बहुत सारे कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है, किस शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई थी? मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई थी मतलब ये पूछना चाह रहा है कि मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ था। तो आपको मुगलों के बारे में पता होना चाहिए कि मुगल में सबसे पहले मुगल थे बाबर आए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये सारे के सारे जो है मुगल्स कहलाए। इसके बाद वाले भी और भी मुगल है, लेकिन ये जो नाम मैं बता रहा हूँ, औरंगजेब तक का शासन बता रहा हूँ, ये सबसे पावरफुल लोग थे। इनके बाद जितने भी राजा आए वो आफ्टर मुगल्स, मुगल के बाद वाले कहलाए और वो काफ़ी कमज़ोर राजा थे, कमज़ोर शासक थे। इसका मतलब ये है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। और शक्ति का क्षीण होना का मतलब भी होता है पतन होना। क्या 15वीं शताब्दी में हुआ था? दोस्तों, 15वीं शताब्दी का मतलब होता है 1400 से लेकर के 1499। क्या इसके बीच में हो गया था? 16वीं शताब्दी का मतलब होता है 1500 से 1599, ये हो गया। 18वीं शताब्दी का मतलब होता है 1700 से 1799 वाला। और 19वीं सदी का मतलब होता है 1800 से 1899। तो आप खुद बताइए कि मुगल इसमें से कब खत्म हो गए थे, पूरा जो शक्ति है वो कब क्षीण होना शुरू हो गई थी? क्योंकि ये संबंध यहाँ से ऐसा हो रहा है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मराठा जो है वो एकदम से ऊपर आ गए थे और दूसरे जो शासक थे, चाहे अवध के नवाब की बात करो, बंगाल के नवाब की बात करो, सारे के सारे नवाब धीरे धीरे अपने को आपको स्वतंत्र कर करके और पावरफुल हो रहे थे। तो अगर कोई दूसरा पावरफुल हो रहा है आपके चलते, तो आपकी शक्ति क्षीण हो रही होगी, इसी वजह से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगी थी। अब आप खुद सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सी शताब्दी की बात हो रही है? 1707 दोस्तों इस वाली शताब्दी में आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? 18वीं शताब्दी में मुगल सत्ता जो है वो क्षीण होने लग गई थी, क्योंकि उसके बाद राजा जो है मुगल सम्राट बहुत पावरफुल नहीं हुए, राजनीति हो रही थी और एक राजा आ रहा था, दूसरा जा रहा था, बार बार तख्ता पलट हो रहा था। इससे पहले औरंगजेब काफ़ी लंबा समय तक शासन किया, अकबर काफ़ी लंबे समय तक शासन किए। तो लंबे लंबे समय तक शासन करने वाला जो साम्राज्य था, वो जो उनका साम्राज्य था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। राइट आंसर 18वीं सदी है। दूसरा प्रश्न है, उपनिवेश तथा व्यापार के लिए किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच में लगातार युद्ध होते रहे? अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि भारत में साम्राज्य किसने किया, तो आपका आंसर होगा अंग्रेज। लेकिन क्या अंग्रेज सीधा आए और शासन कर लिया? क्या उनको दूसरी किसी शक्ति से भिड़ना नहीं पड़ा? तो भारत में दो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनके बीच में अक्सर लड़ाई हुई और लड़ाई में जो जीता उसने साम्राज्य हथिया लिया और जो हारा वो केवल व्यापार तक सीमित रहा? तो क्या ये फ्रांस और पुर्तगालियों के बीच में लड़ाई थी? तो फ्रांस और पुर्तगाली ने कहा, भारत में तो अंग्रेजों ने शासन किया, एक तरफ तो ब्रिटेन होना ही चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन से लड़ाई चल रही थी। किस देश की? क्या फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई चल रही थी? क्या ब्रिटेन की डच से, हॉलैंड से चल रही थी, या हॉलैंड और डेनमार्क की चल रही थी?
ये सारे नाम वही हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत पर कुछ हद तक राज किया, लेकिन पूरा साम्राज्य की जो लड़ाई थी, उपनिवेश बनाने की लड़ाई थी, वो किन दो शक्तियों के बीच में थी? और वो लड़ाई थी दोस्तों फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा उपनिवेश इन्हीं दोनों देशों के थे और ये दोनों देश भारत पर कब्जा करने के लिए अक्सर लड़ाई लड़ रहे थे। और इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुए थे उनका नाम भी रखा गया था कर्नाटक युद्ध रखा गया था। और 1760 में एक वांडीवॉश जगह पर एक युद्ध हुआ, जिसमें वांडीवॉश के युद्ध में ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया और वहीं जीत हुई ब्रिटेन की, और ब्रिटेन ने संभाल लिया कि क्या प्रशासन का जिम्मा ब्रिटेन संभालेगा। और ब्रिटेन ने यही बात कहा कि जो हारेगा भाई वो क्या करेगा, केवल आपको व्यापार करने का अधिकार, उपनिवेश आप नहीं बना सकते। तो लड़ाई किन के बीच में हो रही थी? युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फ्रांस और ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। उपनिवेश राज्य किसे कहते हैं? उपनिवेश होता क्या आखिरकार? उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, उपनिवेश भी शब्द बार बार सुना होगा, कॉलोनी किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा समझते हैं इसको। पहला ऑप्शन है जब कोई देश जिस पर कोई अपना वर्चस्व स्थापित करे, देश जिस पर कोई दूसरा देश अपना वर्चस्व स्थापित करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या उसको उपनिवेश बोलते हैं? दूसरा, देश जो दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करे, यानी वो देश जो दूसरे देश को गुलाम बनाए, क्या वो उपनिवेश कहलाता है? देश जो स्वतंत्र हो, क्या वो उपनिवेश है? तो आप बोलोगे सर स्वतंत्र कहाँ उपनिवेश होगा? उपनिवेश का मतलब तो गुलाम होता है। देश जो दूसरों के साथ व्यापार करे, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पहले दो ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं ये सटीक बैठते हैं, लेकिन दो में से सही कौन सा है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक देश ब्रिटेन ने दूसरे देश भारत पर वर्चस्व बनाया। इस ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया, ये तो हम सब जानते हैं। तो इन दोनों में से, यानी भारत और ब्रिटेन में से उपनिवेश कौन सा है? तो पहला शब्द क्या बोलता है कि देश जिस पर कोई अपना वर्चस्व स्थापित करे। देश यानी भारत जिस पर कोई, यानी ब्रिटेन अपना वर्चस्व स्थापित करे, क्या वो उपनिवेश है? अगर भारत उपनिवेश है तो क इज द राइट आंसर। और दूसरा पॉइंट बोलता है देश जो दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करे, मतलब ब्रिटेन जो भारत पर वर्चस्व स्थापित कर रहा है, क्या ब्रिटेन उपनिवेश है? तो ब्रिटेन तो साम्राज्यवादी है, तो ब्रिटेन तो उपनिवेश बनाने वाला है, उपनिवेश नहीं है। उपनिवेश तो कौन कहलाएगा? जिस पर कोई दूसरा देश अधिकार कर ले। और राइट आंसर क्या है आपका? क इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा? तो बहुत आसान था क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 4 है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई थी? दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो है वो कहां पर हुई थी? नंबर क, एशिया में हुई थी क्या? नंबर 2, ख, उत्तरी अमेरिका में? नंबर ग, यूरोप में? या आखिरी ऑप्शन अफ्रीका में? किस में हुई थी औद्योगिक क्रांति? दोस्तों हम लोग लगातार चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, आपने चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, वहां लिखा हुआ था कि औद्योगिक क्रांति के चलते ये अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के जो हथकरघा थे, हाथ से काम करने वाले, उनको खत्म करने के लिए हमारे देश से कच्चा माल ले जाते वहां, और वहां से कारखानों से सीधा कपड़ा बना के यहाँ महंगे दाम में बेचते थे, मतलब क्षमा करें, भारतीय कपड़े किससे सस्ते दाम में बेचते थे। तो इस वजह से भारत में जो बुनकर थे, हथकरघा थे, उनका काम खत्म हो गया था, कारीगरों का काम खत्म कर दिया इन्होंने। तो कुल मिलाकर के औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? सबसे पहले यूरोप में सबसे पहले हुई थी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? यूरोप इज द राइट आंसर। बाकी पूरी दुनिया यूरोप की गुलाम थी, तो जब बाकी दुनिया पूरी यूरोप की गुलाम थी तो यूरोप में ही वो हुई होगी, तो वहीं से शुरुआत हुई थी। प्रश्न क्रमांक 5 है, अंग्रेज कौन सी फसल उगवा कर बाहर भेजते थे? हमारे देश में कौन सी फसलें जबरदस्ती अंग्रेज उगवाते थे और बाहर भेजते थे? क्या नील उसका सही उत्तर? बिल्कुल सही। नील जो फसल है वो उगवा करके अंग्रेज देश से बाहर भेजते थे। लेकिन हम लोग नील को सही लगा दे तो क्या सही होगा? हमें 4 ऑप्शन पढ़ना चाहिए। सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर मैं नील लगाता वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं सारे ऑप्शन ना पढ़ूं और सीधा देखकर नील लगा दूं तो हो सकता है कि मैं गलत हूं। बी वाला ऑप्शन बोलता है पटसन। पटसन मतलब होता है दोस्तों जूट। जूट की खेती भी अंग्रेज हमसे करवाते थे, बिल्कुल ये भी करवाते थे। अफीम की खेती, ये अफीम की खेती भी अंग्रेज हमसे करवाते थे। तीनों की तीनों खेती अंग्रेज हमसे करवाते थे। इसका मतलब खाली नील सही नहीं हो सकता, तीनों सही हो सकते हैं। और जब तीनों सही है तो हमारा उत्तर क्या होगा?
उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। तो अंग्रेज तीनों प्रकार की जो फसलें हैं वो हमसे उगवाते थे और उपरोक्त सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेज किन चीजों का व्यापार करना चाहते थे? किन चीजों का व्यापार अंग्रेज करते थे? ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क ख ग घ। अंग्रेज क्या भारत से लोहा ले जाते थे? अंग्रेज भारत से लोहा ले जाते थे, बिल्कुल ले जाते थे। उन्होंने भारत में खान खोदी और खदान खोद खोद के यहाँ से लोहा ले गए, क्योंकि भारत में बहुत लोहा है दोस्तों। आज भी दुनिया का 25%, 1/4 लोहा हमारे पास में है, भंडार भरे पड़े हुए हैं। तो वो लोहा वो ले जाना शुरू किया, क्योंकि उनको रेलवे की पटरियाँ बनानी थी, उनको लोहा इस्पात उद्योग उनने स्थापित किए थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और कच्चा माल चाहिए था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या उनको भारत से कोयला चाहिए था? बिल्कुल दोस्तों, अंग्रेजों के पास कोयला ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए भारत से कोयला ले जाते थे। क्या उनको खनिज चाहिए? तो दूसरे खनिज भी वो ले जाते थे बहुत सारे। तो इसका मतलब तो है कि सारी की सारी चीज़ें अंग्रेज यहाँ से ले जाते थे, व्यापार करते थे। डेफिनेटली घ इज द राइट आंसर, तो घ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां, भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए भाई? भारतीय बुनकरों का क्या यहां पर कमी रह गई थी? पहला ऑप्शन, क्योंकि हाथ से बने कपड़े में समय अधिक लगता था। क्या आप मानते हैं कि हाथ से अगर बुनाई की जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा? ऑप्शन नंबर ख, क्योंकि कारखानों में अधिक समय लगता था। क्या कारखानों में ज्यादा टाइम लगता था और हाथ से बुनाई में कम लगता था? कोई भी बोल देगा सर कारखानों में तो बहुत कम टाइम लगता है, एक साथ हजारों में कपड़े बन सकते हैं, लेकिन हाथ से बुनाई में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कारखानों में बनी चीज़ें महंगी होती थी। क्या कारखानों की चीज़ महंगी होती थी या हाथ से बनी हुई चीज़ महंगी होती थी? और आखिरी ऑप्शन है, हाथ से बनी हुई चीज़ सस्ती होती थी। तो अगर हाथ से बनी हुई चीज़ सस्ती होती थी तो मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, टाइम बहुत लगता था। ये सारे ऑप्शन गलत थे, केवल एक ऑप्शन सही है, क वाला, क्योंकि हाथ से बनाने में काफी टाइम लगता था और वही चीज कारखाने वाले बना के तुरंत सस्ते में फेंक देते थे। इसी वजह से हमारे जो बुनकर हैं उनको उनकी लागत का पैसा भी नहीं मिलने लगा और धीरे धीरे उन्होंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उनका मोटिव भी यही था अंग्रेजों का कि यहाँ के जो हथकरघा है इनको खत्म करना है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। राइट आंसर क है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए क्या व्यवस्था की? अंग्रेज जब भारत में व्यापार कर रहे थे तो उन्होंने कौन सी व्यवस्था की? क्या उन्होंने भारत में रेलवे लाइन डलवाई? क्या ये व्यवस्था थी उनकी? या ऑप्शन नंबर ख, क्या उन्होंने भारत में सड़कें बनवाई? या ऑप्शन नंबर ग, क्या उन्होंने भारत में दूर संचार की व्यवस्था की? या ऑप्शन नंबर घ आखिरी वाला सभी सही है। तो रेलवे भी अंग्रेजों ने बनाई थी। मैं आपको बता दूं, रेलवे का शुभारंभ ही डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों, और मेरे ख्याल से 16 अप्रैल 1853 की 1853 की बात है, जब मुंबई से ठाणे के बीच में 31 किलोमीटर लंबी पहली बार रेल चलाई गई थी। उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, वो ट्रेन चलाई गई थी। ध्यान रखना, ब्लैक ब्यूटी नाम की ट्रेन चली थी सबसे पहले। तो रेलवे तो इनने बनाई थी, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाई थी, ये हम लोगों के लिए सेवा करने के लिए नहीं थी। सड़कें भी बनाई तो अपने कच्चे माल को ले जाने के लिए, दूर संचार की व्यवस्था भी की तो अपने व्यापार के लिए। तो व्यापार के लिए उन्होंने तीनों चीजें की। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी यहां पर भी सही उत्तर होगा। तो सभी काम अंग्रेजों ने किए थे भारत के लिए, भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में विशेष योगदान किसका था? ब्रिटिश सरकार को ताकत, जो साम्राज्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसको ताकत किसने प्रोवाइड की? क्या लॉर्ड वेलेस्ली ने की, या लॉर्ड हेस्टिंग ने की, लॉर्ड एलनबरो या लॉर्ड क्लाइव? मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन को शुरुआत में शासन करना था। अगर एक बार जो शुरुआत करेगा ना दोस्तों, वही सबसे ताकतवर होता है। बाद में तो आगे बढ़ाने वाले बहुत सारे थे। डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को कंप्लीट कर लिया, लेकिन ताकत बढ़ाई किसने थी? वो व्यक्ति पहला ही हो सकता है दोस्तों, वो है आपका लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव वो व्यक्ति है जिसने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ही तो सब कुछ हुआ, और वहीं से शुरुआत हो गई थी इन लोगों की कि अब प्रशासन करना है। तो जो ताकत मिली, जो अर्थव्यवस्था में, उनकी अर्थव्यवस्था में जो पावर मिली, वो कहाँ से मिली? ये क्लाइव के सपनों की वजह से। उसने सपना देखा था संपूर्ण भारत में राज करने का, जिसको साकार अंत में डलहौजी ने किया था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? क्लाइव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राजा आपस में लड़ते समय किसकी सहायता लेते थे? एक तो बड़ी चीज थी हमारे देश में,
हमारे देश पर अंग्रेजों के राज करने का एक कारण यह भी रहा कि हमारे देश के भारतीय राजाओं में एकता की कमी थी और हर एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था। तो हमारे देश का राजा जब देश के राजे से लड़ रहा है तो इस कमजोरी का फायदा दुनिया की कोई भी ताकत उठा सकती थी और वो ताकत थी अंग्रेज, जिनने ये फायदा उठाया। तो ये लोग क्या करते थे, जब आपस में लड़ते थे तो ये किसका सहारा लेते थे? क्या विदेशी कंपनियों का सहारा लेते थे? क्या ये पिंडारियों का सहारा लेते थे? पिंडारी लूटमार करने वाले लुटेरे होते थे। क्या डकैत का सहारा लेते थे या पड़ोसी कोई राज्य का सहारा लेते थे? तो दोस्तों क्लियर लिखा हुआ आपकी किताब में कि जब भारत के राजा एक दूसरे से लड़ते थे तो ये अंग्रेजों का, कोई फ्रांस का, कोई डच का, कोई पुर्तगालियों का, किसी भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का तक ये हेल्प लेने से नहीं कतराते थे और किसी भी व्यापारिक कंपनी की हेल्प ले सकते थे। इसका मतलब ये विदेशी कंपनियों की हेल्प लेते थे, फिर वो विदेशी कंपनी जब इनको हेल्प करती थी ना तो हेल्प के, अब जीत गया मान लो राजा, जिस विदेशी कंपनी ने, जब मान लो अंग्रेज ने हेल्प की किसी राजा को, राजा जीत गया, राजा खुश हो गया कि भैया आपके आधुनिक शस्त्रों की बदौलत हम लोग जीत गए हैं, क्या चाहिए बताइए, आपको क्या चाहिए? वो व्यापार में छूट ले लेता था, कुछ क्षेत्र ले लेता राजस्व वसूली के लिए। तो ऐसे ऐसे करके भारतीय राजाओं की कमजोरी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने ढेरों रियायतें ले ली, ढेरों छूट ले ली व्यापार में और मुनाफा कमाते चले गए। और आखिरी में इनको समझ में आया कि क्यों ना हम ही राजा बन जाए, और जब इन्होंने राजा बनने का सपना देखा, नवाब बनने का सपना देखा, वहीं से शुरुआत होगी इनके साम्राज्य की। तो विदेशी कंपनियों का भी साथ ले लेते थे, पिंडारी डकैत का तो नहीं। तो राइट आंसर हो गया विदेशी कंपनी का। 11वां प्रश्न हमारा है, यूरोपीय सेना बेहतर थी, क्यों थी बेहतर? क्योंकि उनके पास क्या थे? यूरोपीय सेना भारतीय सेना से बेहतर थी, क्यों? नंबर 1 ऑप्शन, क्या उनके पास नौसेना थी? भारतीयों के पास तो नहीं थी, क्योंकि विदेशी लोग कहां से आए थे? यूरोप से आए थे और घूमते हुए अफ्रीका के कोस्ट से होते यहां तक आए थे। इसका मतलब व्यापार तो यूरोप तक हो रहा था, और यूरोप तक व्यापार करना मतलब कि डकैत से, लूट मार से बचाना मतलब नौसेना तो चाहिए। तो ये बात उनके पास सही थी, नौसेना तो थी उनके पास। क्या उनके पास तोपें बंदूकें थी? ये भी बिल्कुल सही, उनके पास तोप भी थी, बंदूकें भी थी, आधुनिक हथियार से लैस थे। जहां हमारे राजाओं के पास, सेनाओं के पास तलवारें थी, वह अंग्रेज तोप और बंदूकी का इस्तेमाल करते थे। नियमित परेड होती थी, नियमित उस समय परेड भी करवाई जाती थी। परेड मतलब मॉक ड्रिलिंग की, भाई यहाँ परेड, जैसे कि 26 जनवरी की परेड देखी ना आपने, तो परेड शक्ति प्रदर्शन भी होता था। तो बिल्कुल अंग्रेजी सेना इसलिए बेहतर थी क्योंकि अंग्रेजी सेना में परेड भी होती थी, नौसेना भी थे, तोप भी थे, बंदूकें भी थे। तो राइट आंसर है सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो घ वाला उत्तर जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 12वां, राजाओं की सैन्य ताकत बढ़ाने के बदले अंग्रेज उनसे क्या मांगते थे? जब वो राजाओं की सैन्य ताकत बढ़ा रहे थे तो अंग्रेज उनसे क्या मांग रहे थे? क, क्या वो अंग्रेजों से धन मांग रहे थे? ख, क्या वो अंग्रेज की सेना मांग रहे थे? ग, क्या वो रियायत मांग रहे थे? अंग्रेज सेना मांग रहे थे, रियायत या राजस्व? तो जब राजा जो है, राजा क्या करता था कि वो किसी दूसरे राज्य से लड़ता था, तो उनको लगता था कि अंग्रेजों के पास ज्यादा अच्छे तरीके लड़ने के आधुनिक हथियार भी है। तो राजा क्या करता था, किसी अंग्रेज को अपॉइंट करता था और यह कंपनी को बोलता था कि आप हमारे सैनिकों को ट्रेंड करें, हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाए, और इसके बदले में हम आपको जो चाहेंगे वो देंगे। तो आपको क्या चाहिए? तो अंग्रेज क्या मांगते थे? क्या अंग्रेज धन मांगते थे? धन की तो कोई कमी ही नहीं थी। क्या अंग्रेज सेना चाहते थे? तो सेना भी उनके पास वेल ट्रेंड और काफी अच्छी सेना, परेड वाली थी। रियायत, क्या छूट मांगते थे व्यापार में, या राजस्व वसूली के राजस्व मांगते थे? राजस्व मतलब तो धन ही हो गया दोस्तों। उन लोगों को केवल एक चीज चाहिए थी, रियायत। उनको व्यापार में छूट चाहिए थी, क्योंकि व्यापार में जितना धन है उतना तो राजा को भी नहीं पता था कि ये लोग कितना कमा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अरबों खरबों रुपए कमाए देश से, और रियायत चाहिए थी उनको, छूट चाहिए थी व्यापार में। प्रश्न क्रमांक 13, अस्त्र शस्त्र और सैनिक बल तथा किलेबंदी के सहारे अंग्रेज क्या करना चाहते थे भारत में? अस्त्र शस्त्रों के दम पर, सैनिकों के दम पर, किलेबंदी के सहारे अंग्रेज भारत में क्या कर रहे थे? क्या वो शासन कर रहे थे? किलेबंदी करके शासन कैसे करें? क्या वो व्यापार कर रहे थे? क्या विजय हासिल करना था उनको ये सब करके? तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज की बात करो या फ्रेंच की बात करो या
पुर्तगालियों की बात करो या डच की बात करो, हॉलैंड वालों की बात करो, ये सब भारत में राज करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन एक दूसरे से इनको डर था और लूटपाट होती थी, इसलिए अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए ये कोठियां बनाते थे, फैक्ट्रियां बनाते थे, उसको चारों तरफ से दीवालों से उसको किलेबंदी कर देते थे और वहां पर पहरा भी लगाते थे सैनिकों का। तो अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल और किलेबंदी के सहारे अंग्रेज क्या करना चाहते थे भारत में, तो केवल वो व्यापार करना चाहते थे। ऐसा लाइन लिखा हुआ है कि अब व्यापार कोई ऐसा नॉर्मल खेल नहीं रह गया, वो अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल और किलेबंदी के सहारे चलता है। तो ये व्यापार था जिसको अंग्रेज इसके सहारे कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेज व फ्रांस के बीच में कितने युद्ध हुए। पहले तो मैं बता दूं कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में युद्ध जो हो रहे थे वो उपनिवेश को लेकर चल रहे थे, क्योंकि वहाँ यूरोप में भी इन दोनों में राइवलरीज थी और यहाँ पर भी चल रहा था। दोनों चाहते थे कि भारत को उपनिवेश कौन बनाए, दोनों चाहते थे कि व्यापार में फायदा कौन ले। तो उपनिवेश बनाने के लिए, व्यापार में इजाफा करने के लिए, बढ़ावा लेने के लिए दोनों कंपनियां, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में युद्ध लड़े। और उस युद्ध का नाम, क्योंकि वो एक ही जगह पर होते थे इसलिए उनका नाम एक साथ रखा गया था, कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते थे। और ये कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों ने लगातार, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुए 1746 से के आसपास थे वो, 1746, 47, 48, फिर करते करते 1763 तक पहुंच गए थे। 3 बार युद्ध हुए, 3 कर्नाटक युद्ध हुए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो इनके बीच में 3 युद्ध हुए। और जो आखिरी युद्ध फाइनल हुआ था, वो फाइनल युद्ध में फ्रांसीसी लोग हार गए थे। वो युद्ध हुआ था दोस्तों 1760 में, जिसका नाम था वांडी वॉश का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अंग्रेजों को जीत मिली थी। और फलस्वरूप फ्रांसीसियों को बोला गया था कि अब आप जो है केवल व्यापार करेंगे भारत में, आपको साम्राज्य करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए फ्रांसीसी पुडुचेरी तक ही सीमित रह गए और आखिरी तक जब फ्रांसीसी भारत छोड़ के भी गए ना, तो पुडुचेरी उनके हाथ में था। समझ में आ गया आपको? तो 3 इज द राइट आंसर, 3 युद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था। अब अभी जस्ट बता दिया मैंने, कर्नाटक युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था, 2 शक्तियों के बीच में हुआ था। क्या कर्नाटक युद्ध भारतीय राजाओं के बीच में हो रहा था? क्या कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश कंपनी और पुर्तगाली कंपनी के बीच में हुआ था? क्या यह युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था या मराठा और मैसूर के बीच में हुआ था? तो राइट आंसर है कि ये 3 कर्नाटक युद्ध जो थे उपनिवेश की होड़ थी और ये ग इज द राइट आंसर। अभी मैंने बताया ब्रिटेन और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर है ब्रिटिश फ्रांस के मध्य हुआ था। 16 हमारा क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना, उसके बाद कौन नवाब बना? 1756 के आसपास अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खान साहब जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बाद कौन उनका जो है उनके बाद आया? क्या सिराजुद्दौला ने गद्दी संभाली उत्तराधिकारी के रूप में? क्या नजमुद्दौला ने संभाली या मुर्शिद कुली खां या मीर जाफर? तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो ये बात हो रही है 1756-57 की। 1757 का युद्ध प्लासी का हुआ था। अगर वहां से भी अगर दिमाग में आपको आ गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिराजुद्दौला वो व्यक्ति था जिसने संभाला था पद, और सिराजुद्दौला शांत नहीं बैठा। जैसे उसने पद संभाला, संघर्ष करना शुरू किया और अंग्रेजों को सबसे पहले कलकत्ता से बाहर कर दिया। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें षड्यंत्र हुआ था उसके साथ, जिसकी वजह से वो युद्ध हार गया। अगर वो षड्यंत्र मीर जाफर नहीं करता अंग्रेजों के साथ मिलकर, तो कोई शक्ति नहीं थी उस समय जो सिराजुद्दौला को हरा दे, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास 30,000 सेना थी और अंग्रेज बहुत कम थे। तो बस यही हुआ था कि मीर जाफर ने उनके साथ गद्दारी की, इसलिए हार गए। भारत में अंग्रेजों ने राज जो किया ना, वो गलत तरीके से शुरुआत की। बहुत सारे राजाओं को इन्होंने धोखे से हराया। नहीं तो भारतीय राजा जो थे वो आत्मसम्मान वाले राजा थे, वो धोखाधड़ी करना नहीं जानते थे और वो युद्ध लड़ना जानते थे। लेकिन आप सीधा युद्ध लड़ोगे तब तो जीतोगे ना। पृथ्वीराज चौहान के साथ भी गलत हुआ था और सिराजुद्दौला के साथ भी गलत हुआ। पृथ्वीराज चौहान तराइन का दूसरा युद्ध हारे और भारत में मुस्लिम शासकों की एंट्री हुई। सिराजुद्दौला भारत में प्लासी का युद्ध हारे और भारत में अंग्रेजों की एंट्री हुई। तो ये जो भारत गुलाम हुआ है
या मुस्लिम शासकों की गुलामी की बात कर लो या अंग्रेजों की गुलामी की बात कर लो, इसमें इतिहास के दो युद्ध कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये दो युद्ध जीत जाते तो कभी भारत दोनों में से किसी का भी गुलाम नहीं होता। तराइन का युद्ध भी धोखे से लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया था, और ये प्लासी का युद्ध भी धोखा ही हुआ था। इसलिए बोलता ना कि युद्ध में सब कुछ जायज़ है, षड्यंत्र धोखा सब जायज़ है, क्योंकि युद्ध का मेन मोटिव जीतना ही होता है। तो वो कैसे भी जीते, जीत होती है। 1757 में बंगाल के नवाब व अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई? 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में युद्ध भी हुआ था और एक संधि भी हुई थी। संधि कौन सी हुई थी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लासी के युद्ध से पहले भी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को वहां से हटा दिया था। कहां से? बंगाल से बाहर कर दिया था, और फुल्टा नाम के, कुल्टा फुल्टा एक जगह जहां पर उनको छोड़ दिया था। उधर से रॉबर्ट क्लाइव साहब दक्षिण भारत से नौसेना लेकर के आए और दोबारा से हमला करके कासिम बाजार, वो जो एरिया उन लोगों का था, फैक्ट्रिया, उसको वापस हासिल कर लिया। और अंत में अंग्रेज ने, जो क्लाइव था, उसने बंगाल के नवाब के साथ में एक संधि कर ली। वो संधि किस जगह की थी, बस ये पूछते हैं। क्या वो मुर्शिदाबाद की संधि थी, अलीनगर की संधि थी, मुंगेर की संधि थी, या कलकत्ता की संधि थी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1757 में जो संधि की गई थी उसका नाम था अलीनगर की संधि। और इस अलीनगर की संधि में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है, वो भी बिना कर चुका है। और इसी वजह से क्लाइव फिर भी शांत नहीं होता है, और सिराजुद्दौला को वैसे ही इस चीज से पहले परेशानी थी, और यही कारण बना था दोस्तों प्लासी के युद्ध का, अलीनगर की संधि। तो संधि तो हो गई, लेकिन संधि जल्द ही खारिज की गई और युद्ध हुआ दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिराजुद्दौला की जगह कौन बंगाल का नवाब बना? किसने सिराजुद्दौला की जगह ली? क्या अलीवर्दी खान ने? तो दोस्तों अलीवर्दी खान की जगह तो सिराजुद्दौला ने ली थी। क्या मीर कासिम बना था? तो मीर कासिम तो मीर जाफर की जगह बना था, तो मीर कासिम भी नहीं था। और आपका आखिरी ऑप्शन नजमुद्दौला, ये भी नहीं था। मीर जाफर साहब वो था, सेनापति था सिराजुद्दौला का, और इसी सेनापति ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर के, लॉर्ड क्लाइव के साथ मिलकर के इन्होंने षड्यंत्र किया, जिसमें जगत सेठ और ये अमीर चंद जो लोग थे वहां के, उन लोगों ने भी साथ दिया उसका, मीर जाफर का। और मीर जाफर ने एन टाइम पे प्लासी के युद्ध में आने से मना कर दिया, और सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। और युद्ध हारने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया। तो राइट आंसर क्या होगा? मीर जाफर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्लासी के युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध किन दो शक्तियों के बीच में हुआ था? क्या सिराजुद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में हुआ था? मैं आपको बता दूं कब हुआ था। 1757 से हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में शुरुआत की थी। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में हुआ था। ये तो पता है कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में तो हुआ था, लेकिन बंगाल का नवाब कौन था और अंग्रेजों के सरदार कौन थे, या अंग्रेजों का जो मेन व्यक्ति था वो कौन था? तो ख वाला है, अलीवर्दी खान और क्लाइव के बीच में हुआ था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो तो आप कर सकते हैं। क्या मुर्शिद कुली खान और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में हुआ था? तो ये भी नहीं था, ये तीनों नहीं है दोस्तों। वो युद्ध हुआ था, एक तरफ था सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, एक तरफ था लॉर्ड क्लाइव जो कि सेनापति था अंग्रेजों का। इन दोनों के बीच में हुआ था। हमारा ये क्वेश्चन जो है 19वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है आपका घ, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 20 की। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सी शक्ति थी? तो बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और किन के बीच में हुआ था? दोस्तों मीर कासिम मेन यहां पर जो था युद्ध करने वाला था, क्योंकि अंग्रेज मीर कासिम को हटाना चाहते थे। तो मीर कासिम ने क्या किया, अवध के नवाब को बुला लिया, उन्होंने मुगल सम्राट को भी बुला लिया, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। तो मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों ने एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, और ये 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत गए और तीनों के तीनों शक्ति को हरा दिया। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ये सभी, अवध का नवाब शुजाउद्दौला हार गया, बंगाल के नवाब मीर कासिम साहब हार गए, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हार गए। एक साथ अंग्रेजों ने तीन शक्तियों को आमने सामने के युद्ध में हराया, और इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया दोस्तों। तो यहां पर हमको समझ में आता है कि 20वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं।
तो यूपी बोर्ड से संबंधित इतिहास के इन सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं और भूगोल की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर, वहां पर भी आपको सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है और आपका अपना यूपी बोर्ड भी। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आई है, जैसे सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जहां इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से लेकर के कक्षा 12 तक की सारी पढ़ाई आपको एनसीईआरटी पे करवाती है। उसके अलावा सीबीएसई हिंदी मीडियम क्लास 7 से क्लास 12 तक अवेलेबल है। एनटीएससी, ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री आपको करवाता है। सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स से आप कर सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल फ्री आप कोर्स कर सकते हो। सीधा आप तो जिसको पढ़ना है उस पर क्लिक करिए, आपको सारे के सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी आप जानते हैं कि किस तरह से चलाना है वेबसाइट को। एक और नई चीज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा प्रयास करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाए। आप चाहे तो मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स को जो हम लोग पढ़ाते हैं और जो चीज़ें चल रही है मैग्नेट ब्रेन्स में, चाहे वो किसी कंपटीशन की हो या किसी भी प्रकार के कोर्सेज की हो, सारी की सारी बुक्स अवेलेबल मैग्नेट ब्रेन्स ने करवा दी है आपके लिए। ई बुक्स भी अवेलेबल हैं और आपको सारे के सारे वीडियो 100% फ्री वॉच करना ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मैटर मिल जाए, बुक मिल जाए, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको बुक चाहिए तो आपका बुक का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा और वहां पर एक फॉर्म आपको मिलेगा जो आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी और आपको प्रोवाइड करने वाली है दुनिया का सबसे बेस्ट डेटा, जो कि आपको केवल मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल से मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।